Hello friends, I am Bhumika Jain. I am presenting this video on legal maxims in front of you. Legal maxims लैटिन या फ्रेंच भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि लीगल वर्ल्ड में काफ़ी यूज़ के होते हैं। आपको इनको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कोई भी लीगल आर्टिकल, जजमेंट, एडिटोरियल जो कि लीगल से रिलेटेड है उसे अच्छे से पढ़ पाएँ, जान पाएँ, समझ पाएँ। जो भी यहाँ पे मैं टर्म्स डिस्कस करूँगी आपके सामने वो क्राइम, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी, आईपीसी सबसे रिलेटेड होंगे। ठीक है, these words or you can say these maxims are important for all kind of LLB examinations, 5 year, 3 year, even for judiciary examination, CLAT examination, DULLB examination, BHU examination, etc. So let's get started. फर्स्ट जो शब्द है वो है एब इनिशियो। इसका मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से। अगर मैं बोलूँ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, तो इसका मतलब होता है द कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही, उसके इंसेप्शन से वॉइड है, दैट इज एब इनिशियो। दूसरा शब्द है, दूसरा मैक्सिम है अबेंडेंस क्वेटेला नॉन नॉकेट। इसका मतलब होता है अबेंडेंट कॉशन डज नॉट हार्म। ओके, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा या जितना भी ज़रूरत है उतना कॉशन रखते हैं, ठीक है, तो वो हार्म नहीं करेगा। ठीक है, अबेंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। This principle is generally applied to the construction of instruments in which superfluous words have been inserted more clearly to express the intention. अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट की क्लैरिटी बतानी है, उसके लिए आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो उसका इंटेंशन अच्छे से बताएं, बहुत ज़्यादा बताएं, तो वो हार्म नहीं करेंगे। तो एबेंडेंस कॉटेला नॉन नॉकेट का मतलब होता है अबेंडेंट कॉशन डज नॉट हार्म। नेक्स्ट है एक्शनेबल परसे। परसे का मतलब होता है अपने आप, एक्शनेबल का मतलब होता है एक्शन। इट मीन्स लीगली सफिशिएंट टू सपोर्ट अ लॉ सूट इन इटसेल्फ। ओके, इन सच एक्शन द प्लेंटिफ डज नॉट हैव टू प्रूव ही सफर्ड एनी डैमेजेस। प्लेंटिफ जो भी होगा ऐसे टाइप के सूट्स का, उसको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उसने डैमेज सफर किया है कॉज ऑफ एक्शन लेके आने के लिए। ठीक है, बस ऐसा कोई भी काम जिससे डैमेज अगर कॉज हुआ है, ठीक है, तो उसे ये बताने की जरूरत नहीं है ही हैड नॉट टू प्रूव दैट डैमेज कॉज हुआ है, वो कॉज ऑफ एक्शन लेके आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है इंजूरिया साइन डैमनम। अगर कोई इंजरी कॉज हुई है विदाउट डैमेज, इसका मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज। ओके, कोई इंजरी कॉज हुई है बिना डैमेज के, तो उसमें इट इज एक्शनेबल पर से, उसमें आप पर से एक्शन लेके आ सकते हैं, पर से कॉज ऑफ एक्शन बनेगा एंड यू नीड नॉट टू प्रूव द डैमेज, यू ओनली हैव टू प्रूव द इंजरी। ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में काफी यूज होता है। नेक्स्ट इज एक्शियो पर्सोनलिस मोरेटर कम पर्सोना। इसका मतलब होता है अ पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन। कोई भी अगर व्यक्ति का पर्सनल एक्शन है तो वो उसके मरने से खत्म हो जाएगा, डाई हो जाएगा। Any action that purely relates to the private or personal character of the person comes to an end upon his or her death. This is applicable only in law of torts पे ही apply होता है। Suppose A और B के बीच में defamation का एक private या personal नेचर का ही सूट होता है। अगर वो केस चल रहा है और A ने कहा कि B ने मुझे डिफेम किया, लेटर स्टेज पे केस चलते वक्त B की डेथ हो जाती है, तो वहां पे उसका पर्सनल एक्शन डाई हो जाएगा बी की डेथ के साथ। नेक्स्ट होता है एक्टस नी इन्वेटो फैक्टस नॉन एस्टमस एक्टस। इट मीन्स द एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। अगर मैं कोई भी ऐसा एक्ट करता हूँ जो मेरी विल के अगेंस्ट है, जो मैंने वॉलेंटरली नहीं किया है, तो उसे मेरा एक्ट नहीं माना जाएगा। If someone points a gun to your head and asks you to make a threatening phone call, then you are basically innocent. Okay, because that अगर suppose somebody comes to me, मेरे गन पॉइंट पे मेरे से कोई थ्रेटनिंग कॉल करवाता है, तो मैं तो innocent हूँ because that act I haven't done of my own wish. It is a kind of act
जो मेरे से फोर्सफुली कराया जा रहा है, तो इट वोंट बी माय एक्ट. दिस इज बिकॉज यू डिड नॉट डू द फोन कॉल वॉलेंटरली, इंस्टेड यू वर फोर्स्ड. मुझे फोर्स किया गया था. ये सेम कॉन्सेप्ट सेक्शन 94 इंडियन पीनल कोड में दिया हुआ है. नेक्स्ट इज actus non reum facet reum nisi sit rea. It means that an act to be illegal, the person should do it with guilty mind. अगर किसी एक्ट को इलीगल करार करना है तो उसे guilty mind के द्वारा किया जाना चाहिए. A crime generally consists of two elements. We all knows that अगर आपने क्राइम का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे आपने समझा होगा कि क्राइम के दो एलिमेंट होते हैं, actus reus which is physical wrongful deed and guilty mind. ठीक है, that is mens rea. A crime ordinarily is not committed if the माइंड ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्ट इज इनसेंट. ठीक है, अगर इनसेंट माइंड से एक्ट किया गया है तो एक्सक्यूज मी, उसे क्राइम नहीं माना जाएगा. ठीक है, तो एक्टस नॉन रियम फैसेट रियम निसी मेंस सेट रिया का मतलब क्या होता है? दैट द पर्सन शुड डू इट विद द एक्ट शुड बी डन बाय द पर्सन बाय गिल्टी माइंड, देन ओनली इट इज कंसिडर्ड एज ऑफेंस. एनिमस पोसेनेंडाई 2017 क्लैट में ये क्वेश्चन आया था. इसका मतलब होता है इंटेंशन टू पजेस. ठीक है, आपका इंटेंशन किसी चीज को पजेस करने का, पजेस मतलब रखने का, इज द अदर component of possession. All that is required is the intention to possess something for a time being. In common law countries, the intention to possess a thing is a fact. Normally, it is proved by the act of control. ठीक है, intention to possess कैसे prove करते हैं? Act of control and क्या उसकी surrounding circumstances है. For example, अगर आपकी कोई property है तो उसे आप कंट्रोल करेंगे, आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे. प्रोटेक्शन अदर सर्कमस्टांसेस में माना जाएगा, उसके सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस में माना जाएगा, तो वो इंटेंशन टू पजेस. एनिमस पोसेनेंडाई. ओके, एनिमस पोसेनेंडाई को एनिमस ऑक्यूपेंडाई भी बोला जाता है. एमिकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट. ओके, इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो कि पार्टी टू द लिटिगेशन नहीं है, वॉलेंटरली अपनी विश से या तो कोर्ट की हेल्प करता है खुद, या कोर्ट उस व्यक्ति को हेल्प करने के लिए इनवाइट करती है किसी भी मैटर में, तो उसे बोलते हैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट या एमिकस क्यूरी. ये न्यूज़पेपर टर्म है. काफी बार कोर्ट ऐसे एमिकस क्यूरी को एनवायरमेंटल रिलेटेड या पोल्यूशन रिलेटेड, जैसे अभी ऑड एंड इवन स्कीम के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, कुछ जो ट्रिब्यूनल के पास, एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल के पास केसेस गए, वहाँ पे एमिकस क्यूरी अपॉइंट हुआ. तो ऐसे केसेस में जो व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है उसे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहा जाता है. ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल. देखिए, इक्विटी का प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ इक्विटी का. अगर जस्टिस होना है, जज को जस्टिस करना है, तो उसे दोनों पार्टी ए एंड बी, बोथ द पार्टीज को सुनना पड़ेगा. वो एक पार्टी को सुन के डिसीजन पे नहीं पहुंच सकता, राइट? This maxim is used to state that no person shall be judged without being given an opportunity to respond. किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी बात सुने जज नहीं किया जा सकता कि वो व्यक्ति सही है या गलत है. To the allegations and evidence against him, the doctrine of Aldi Oldham Partum must be followed in every court. This is a not example. This is a kind of sentence to this. Altrifois convict. 2017 क्लैट एग्जामिनेशन में इसका डायरेक्ट मीनिंग पूछा गया था. इट इज अ प्ली मेड बाय अ डिफेंडेंट इन अ केस व्हेन ही और शी इज इंडिक्टेड फॉर अ क्राइम ऑफ और misdemeanor. बाय दिस प्ली डिफेंडेंट कैन क्लेम दैट he was charged of the same crime under substantially same facts. ओके, अगर कोई व्यक्ति जिसके लिए उसे अभी कोर्ट में लाया जा रहा है, पार्टी बनाया जा रहा है, अगर वो ये प्रूव करे कि सेम सब्सटैंशियल एक्ट के लिए, सेम सब्सटैंशियल फैक्ट के लिए वो ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है, तो वहां पे वो उसे बोलेंगे अल्ट्रीफॉइस कन्विक्ट. द डिफेंडेंट शुड आल्सो प्रूव दैट ही वाज कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस. ठीक है, उसे ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि सिर्फ ट्रायल नहीं चली है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, उसका कन्विक्शन भी हुआ था. ठीक है, A plea of ultrifois convict उसे कंबाइन किया जाता है plea of not guilty से.
ठीक है। सो अगर हम इसे रिलेट करें तो इसे हम डबल जियोपार्डी, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, वो भी सेम बात करता है कि कोई व्यक्ति अगर एक क्राइम के लिए एक बार कन्विक्ट हो चुका है तो उसे सेम फैक्ट्स पे सेम क्राइम के लिए फिर से कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज ऑल्ट्रीफॉइस एक्विट। ओके, मतलब अगर ट्रायल चली, इसको मैं लास्ट वाले ऑल्ट्रीफॉइस कन्विक्ट से रिलेट करके समझाती हूँ। सपोज किसी केस में ट्रायल चली, ट्रायल चलने के बाद एविडेंसेस ट्रायल में हुए और यहाँ पे जजमेंट आता है दैट पर्सन इज नाउ एक्विटेड। ओके, दैट वी ऑल नो, या तो एक्विटल होता है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, एक्विटल होता है या कन्विक्शन होता है, राइट। सो अगर एक्विटल हो चुका है, राइट, सो अब इस सेम फैक्ट्स पे उस पर फिर से ट्रायल नहीं चलाई जाएगी, दैट इज ऑल्ट्रीफॉइस एक्विट। सेक्शन 300 जो कि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, वो एक स्टैट्यूटरी राइट देता है टू नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस के लिए जहाँ पे एक्विटल हो चुका है फिर से ट्रायल नहीं होगा, जहाँ पे वो व्यक्ति छूट चुका है, एक्विटल हो चुका है, सिर्फ तब तक जब तक कि उस जो क्राइम उसने किया था उसमें कोई और नए फैक्ट्स नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, अगर कोई नया फैक्ट आता है तो बिल्कुल 300 उस पर नहीं लगेगा और वहां पे ट्रायल होगी, लेकिन अगर नया फैक्ट नहीं आता है, सेम फैक्ट्स पे रीट्रायल एक्विटल के बाद नहीं की जाएगी। बोना वैकेंसिया, इसका मतलब होता है ओनरलेस गुड्स। It is a legal concept associated with property that has no owner. It exists in various jurisdictions, with consequently varying application, but with origins mostly in English law. ठीक है, so कोई भी ओनरलेस गुड्स होते हैं उन्हें बोला जाता है बोना वैकेंसिया। नेक्स्ट इज केवियट एम्प्टर, ये शब्द आपने पक्का सुना होगा। इसका मतलब होता है लेट द बायर बी वेयर, खरीदने वाला अपने आप में चौकन्ना रहे, वो देख के गुड्स खरीदे, right? This is caveat emptor. Generally caveat emptor is a contract law principle that controls the sale of real property after the date of closing but may also apply to sale of other goods. See, अगर आप जब लॉ स्कूल में जाएंगे आप बहुत सारे एक्ट्स पढ़ेंगे, वहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ेंगे, वहाँ पे आप सेक्शन 16 में ये सेम कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लाइक द बायर बीवेयर का, केवियट एम्प्टर का, वहाँ पे आप पढ़ेंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। केवियट एम्प्टर का मतलब होता है कि द बायर बीवेयर ही शुड कीप इन द माइंड फॉर व्हाट ही इज buying the product and what quality the product has. Caveat benditor, उसे हम कभी कभी caveat bender भी पढ़ते हैं, like the seller beware. So ये लास्ट जो हमने caveat emptor पढ़ा था उसका उल्टा है, वहां पे हम क्या बोल रहे थे, let the buyer beware, buyer अपने आप में चौकन्ना रहे, यहाँ पे है seller beware, जो भी गुड्स सेलर बेच रहा है वो ऐसे गुड्स हो जो सेलेबल कैपेसिटी के हो और जो स्पेसिफिकेशन बायर उसको बता रहा है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के लिए हो। ठीक है, अगर एक मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जाती हूँ और बोलती हूँ मुझे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए, तो बायर सेलर जो है इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चेक करके उसे वैसी ही मशीन दे, वॉशिंग मशीन दे जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक हो। ओके, ही हैज टू टेक केयर ऑफ द स्पेसिफिकेशन, जबकि स्पेसिफिकेशन बायर उसको बता रहा है। ठीक है, अ वार्निंग टू द सेलर दैट इट इज काइंड ऑफ वार्निंग, बेचने वाले के लिए वार्निंग टाइप का है ये, कि अनलेस दे एक्सप्रेसली डिस्क्लेम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्लेम नहीं करते हैं, they will be held liable if the sold goods are found defective in any of the vary from the specification. Okay, अगर बायर कोई गुड्स खरीद के लेके आता है और वो डिफेक्टिव निकलते हैं, राइट, एंड उस रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के लिए सेलर ने एक्सप्रेसिवली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्लेम नहीं किया है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। आपने कंज्यूमर फोरम्स नाम सुना होगा। ओके, नेशनल कंज्यूमर फोरम्स होती हैं, स्टेट कंज्यूमर फोरम होती हैं, ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होती हैं। तो ये जो कंज्यूमर फोरम्स होती हैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत लेके आया जाता है
क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमर रिलेटेड डिस्प्यूट जाते हैं, प्रोडक्ट्स गुड्स रिलेटेड डिस्प्यूट जाते हैं. क्वाजा साइन क्वा नन, इसका मतलब होता है इंडिस्पेंसिबल कंडीशन. इंडिस्पेंसिबल का मतलब अनअवॉइडेबल. ओके, रिक्विजिट कंडीशन. Quasi, sine, qua, none, or quasi in fact causation, or is the circumstances in which a certain act is a material cause of certain injury or wrongdoing, without which the injury would have not occurred. ऐसा कोई cause जिसके बिना injury होती ही नहीं. The defendant's negligent conduct is the actual cause of the plaintiff. Defendant का जो negligent conduct है वो actual cause है plaintiff की injury का, if the harm would have occurred to the plaintiff but for the negligent conduct of the defendant. So इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ड्यू टू नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ एक्स, एक्स ने नेग्लिजेंट ड्राइविंग की, उसकी वजह से वाई जो है वो हिट हुआ कार से और इंजर्ड हो गया. तो एक्स की जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग है वो साइन क्वा नन है वाई की इंजरी के लिए. इट इज इंडिस्पेंसिबल कंडीशन. Cogitationis, poenum, nemo, patito. Here I would like to say one thing, that maybe my pronunciation towards these maxims are not correct, as I don't know the Latin language, but whatever I can read it by English letters, I'm reading it. Okay, so it's a kind of disclaimer. It means that no one suffers punishment for mere intent. सिर्फ intention के लिए किसी को punishment नहीं दिया जा सकता. ठीक है, अगर उसके इंटेंशन खराब है. सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई सिट इन माई रूम एंड थिंक लाइक टुमारो मैं कल कहीं जाके बॉम्ब रखूंगी और बॉम्ब फटने के बाद इतने सारे लोगों की डेथ हो जाएगी. सो दोज आर द वेरी रॉन्गफुल इंटेंशंस ऑफ माइंड, बट उसकी वजह से मेरे को पनिशमेंट नहीं हो सकती. व्हाई? बिकॉज इट हैज नॉट बीन कंबाइंड बाय एनी एक्शन और द एक्ट. ओके, आगे देखते हैं. नो वन इज पनिश्ड फॉर merely thinking of the crime. I will sit in my room and think of the crime, then I would not get punished only because of that. However, if the crime is followed by some act, but अगर मैं जाऊँ वहाँ पे एक बॉम्ब खरीद के लेके आऊँ, राइट, उस बॉम्ब को खरीदने की को वहाँ रखने की तैयारियां करूँ, तो इन दैट केस मेरे जो इंटेंशन है अगर वो एक्शंस के साथ कंबाइन हो जाए तो वो पनिशेबल होंगे. If the act does not happen and there is a mere attempt, okay, मैं गई, मैंने बॉम्ब रखा, बट जो बॉम्ब था वो खराब क्वालिटी का था एंड वो फूटा ही नहीं, राइट. सो इन दैट केस वो एक्सप्लॉइट नहीं हुआ, लोग नहीं मरे, तब भी मैंने अटेम्प्ट तो किया वो काम करने का, तो वो भी पनिशेबल होगा. द अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम इज ऑल्सो पनिशेबल. जनरल रूल इज दैट व्हेन एन एक्ट इज अ क्रिमिनल द इंटेंशन इज ऑल्सो क्रिमिनल. हाउएवर इंटेंशन alone without any action according to the action is according to the intention is not punishable. Next is consensus facet jus. ये एक लैटिन टर्म है, लैटिन मैक्सिम है जो कहता है कंसेंट मेक्स द लॉ. कंसेंट लॉ बनाता है. A contract is a legal agreement between the parties and the consent is inevitable component for legality of contract. The consent must be free, fair, and should not be induced by fraud, misrepresentation, coercion or mistake. So consensus facet just का मतलब होता है कंसेंट से लॉ बनता है और कंसेंट फ्री होनी चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोएर्शन, मिस्टेक से इंड्यूस होनी नहीं चाहिए. नेक्स्ट इज कॉर्पस डेलिक्टाई. इसका मतलब होता है बॉडी ऑफ द क्राइम. The fact of crime having been actually committed. It is a term referring to the principle that crime must be proved to have occurred before a person can be convicted of committing that crime. Example के द्वारा समझते हैं. A person cannot be tried for larceny unless it can be proven that property has been stolen. देखिए, larceny का मतलब होता है theft. इंग्लिश लॉ में से larceny बोलते हैं. तो अगर कहीं चोरी हुई है और वहां से गुड्स मिसिंग नहीं है, स्टोल नहीं हुए हैं, तो नहीं माना जाएगा कि किसी व्यक्ति ने वहां चोरी की है और पर्सन को उसके लिए ट्राई भी नहीं किया जाएगा जो अक्यूज्ड है. सो बॉडी ऑफ द क्राइम इज कॉर्पस डेलिक्टाई. द फैक्ट ऑफ द क्राइम हैविंग बीन एक्चुअली, जो फैक्ट्स हैं दैट्स द बॉडी ऑफ द क्राइम. डी डाई इंडियम. इसका मतलब होता है रेगुलर डे टू डे
In early days, the term was used to refer to an action occurring from day to day. It referred to a continuing right. ये continuing right से refer करता है continuing right of action. Suppose इस एग्जाम्पल में हम क्या कह रहे हैं, ट्रेसपास की बात कर रहे हैं. ये एक लैंड है बी की. ए ने अपना ट्रैक्टर उस लैंड पे खड़ा कर दिया बहुत दिनों के लिए. तो ये एक किसी की भी प्रॉपर्टी पे से बिना उसकी परमिशन के जाना ट्रेसपास कहलाता है. या ऐसा कोई एक्ट करना कि कुछ सामान उसका रख देना भी ट्रेसपास कहलाता है. तो अगर आपने अपना ट्रैक्टर वहां खड़ा कर दिया है तो एक ये डी डाइंडियम डे टू डे ट्रेसपास माना जाएगा. डी मिनिटनस नॉन क्यूरेट लेग्स, इसका मतलब होता है द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफल्स. ट्रिफल्स का मतलब होता है तुच्छ या फिर बहुत ही छोटे, राइट, स्मॉल थिंग्स. तो लॉ अपने आप को कंसर्न नहीं करता कुछ स्मॉल एक्ट से. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी की शर्ट पे इंक गिरा दी है तो वो उसके लिए लॉ से एंटरटेन नहीं करेगा. इट्स अ वेरी माइनर एक्ट, दो इट इज अनलॉफुल एक्ट, बट इट्स सो स्मॉल इन नेचर दैट court will not entertain such kind of matter. This principle is also provided under section 95 of Indian Penal Code. Delegata protestas non protest delegari. This is a constitutional and administrative law principle. जिसका मतलब होता है no delegation power can be further delegated. Suppose A ने B को powers delegate किए हैं कुछ काम करने के, तो B अपनी विश से C को उसे delegate नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल कि लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेट करना, ठीक है, एंड लेजिस्लेचर के पास ये पावर डेलीगेटेड है. लेजिस्लेचर कैन नॉट डेलीगेट इट टू समबडी एल्स टू मेक द लॉ. Alternatively, it can be stated delegatus non protest delegri. One to whom power is delegated cannot himself further delegate that power. Next is ex nudo pacto non oritur actio. It means no right of action arises from a contract entered into without consideration. Okay, contract law में बिना consideration के कोई भी, एक तो first of all 25 of the Indian Contract Act section 25 says कोई भी अगर हम contract बनाते हैं बिना consideration के तो वो void होगा. ठीक है, A ने B को promise किया मैं तुम्हें कल 1000 रुपए दूंगा. क्यों दूंगा नहीं बताया, उससे कुछ काम भी नहीं करवाया, उससे कोई गुड्स भी नहीं लिए. सो दिस कंसिडरेशन इज मिसिंग. ए तो बोल रहा है मैं 1000 रुपीज दूंगा, लेकिन बी का क्या कंसिडरेशन है उस 1000 रुपयों के अगेंस्ट, कुछ नहीं है. सो दैट इज कंसिडरेशन इज मिसिंग. इसलिए बी कल ये कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जाके नहीं कह सकता कि ए ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो कल मुझे 1000 रुपए देगा. कोर्ट पूछेगा व्हाट वाज द कंसिडरेशन, किस लिए देगा. देयर शुड बी समथिंग व्हिच यू आर इंक्लाइंड टू डू, राइट. So no right of action arises from a contract entered into without consideration. अगर कोई भी contract बिना consideration के enter होता है तो उसमें कोई cause of action नहीं होता है. One cannot go in front of the court for the same. Ex officio का मतलब होता है position someone automatically gains because of another job या position वो जो होल्ड कर रहा है. बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है. हम सब जानते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है कंट्री का वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, है ना. राज्यसभा इज अपर हाउस. तो अब यहाँ पे कोई भी बैठे, ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक्स वाई जी, कोई भी व्यक्ति अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त होगा, बनेगा, चुना जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कहलाने लगेगा कि वो पार्लियामेंट की राज्यसभा का चेयरमैन है. ठीक है, तो मतलब जो भी it has nothing to do with the person कि X है, Y है, Z है. It has to do with the post. Okay, remember it has everything to do with the post, the position, that is ex officio. 2014 में ये सवाल पूछा गया था. इसका आंसर है by the virtue of office, by the virtue of post. Fox pass. देखिए, fox का मतलब होता है wrong and pass का मतलब होता है step. Okay, so इसका मतलब होता है miss step, false step. एग्जाम्पल यहाँ पे अमेरिकन इलेक्शन का लिया गया है. कैंपेनिंग लास्ट ईयर सीम टू कन्विंस हर मतलब यहाँ पे कौन, यहाँ पे हिलरी क्लिंटन, दैट शी कैन वेंचर आउट अलोन विदाउट मेकिंग कॉस्टली फॉक्स पास. सी इलेक्शन में, फिलहाल हुए इलेक्शन में
डोनाल्ड ट्रंप से हिलरी क्लिंटन हार गई, लेकिन उन्हें ये बात पता चली कि उनको बहुत सपोर्ट मिला, बहुत ही कम वोट से वो हारी। तो अगर वो नेक्स्ट टाइम वो ऐसी कोई फॉल्स स्टेप्स नहीं लेंगी, फॉक्स पाथ नहीं लेंगी, तो नेक्स्ट टाइम शी विल विन। कल्पा लाटा, कल्पा लाटा मीन्स ग्रॉस फॉल्ट या नेग्लेक्ट। The word kalpa can be applied the act of commission or omission in both tort and contract cases. The term implies failure to perform legally imposed duty. कोई अगर ड्यूटी मुझे करनी थी जो कि लीगली मेरे पे इम्पोज थी, राइट, और मैंने उसे परफॉर्म नहीं किया, राइट। सपोज किसी पुलिस ऑफिसर का पे लीगली ड्यूटी है इन्वेस्टिगेशन करने की, और उसने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो वो कल्पा लाटा कहलाएगा। Gross negligence amounts to an intentional tort. Culpa lata is an extremely careless action or omission that is willful and reckless. जानबूझ के आप जानते थे कि वो आपकी ड्यूटी है, आपको असाइन की गई है, आपको करनी है, लेकिन आपने नहीं की, तो वो कल्पा लाटा कहलाएगी। The action or omission should be in disregard of the safety of property of another. Next is ignorantia facet excuse. It means ignorance of fact is an excuse. देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक है ignorance of fact and एक है ignorance of law, ठीक है। तो अगर किसी fact का ignorance होता है तो वो एक excuse होता है, किसी law का excuse होता है तो वो ignorance नहीं होता, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जिस वक्त भी कोई नया लॉ इंडिया में बनता है, ठीक है, और वो भारत के गैजेट मतलब ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि उस लॉ की जानकारी हर एक व्यक्ति को है। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कोर्ट के सामने जाके कि मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कोई लॉ इंडिया में प्रिवेल करता है। सपोज वी ऑल नोज हंटिंग वाइल्ड एनिमल एक क्राइम है, राइट। फॉरेस्ट एक्ट में इसे क्राइम माना गया है। एंड अगर आप जाते हैं और हंट करते हैं, और हंट करने के बाद आप कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, तो कोर्ट विल से इट इज प्रिज्यूम दैट यू नो अबाउट इट, ओके। इट मींस इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा, बट तभी जबकि अगर इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट होता है तो उसे एक्सक्यूज माना जाएगा। एनी एक्ट डन अंडर अ मिस्टेकन इंप्रेशन, ठीक है, of a material fact is excused, right? Acts and contracts made under a mistake or an ignorance of material fact are voidable. अगर कोई भी contract ignorance of material fact के द्वारा के वजह से होता है तो वो voidable होगा, क्योंकि वहाँ पे facts का पता नहीं था। Ignorantia juris non excusat, इसका मतलब होता है ignorance of law is not an excuse. Ignorantia facet excusat, ignorantia juris नॉन एक्सक्यूसेड, दोनों वर्ड्स ध्यान रखिएगा। जहाँ पे ज्यूरिस आ रहा है, जहाँ पे ये शब्द ज्यूरिस आ रहा है वो लॉ रिप्रेजेंट करता है, नॉन आ रहा है नॉन रिप्रेजेंट करता है। इग्नोरेंशिया इज इग्नोरेंस, ओके, एंड एक्सक्यूसेड इज एक्सक्यूज। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इंजूरिया नॉन एक्सक्यूसेड इंजूरियम, इट मीन्स अ रॉन्ग डज नॉट एक्सक्यूज अ रॉन्ग। अगर सपोज एक रॉन्ग होता है, ठीक है, ए बी को हिट करता है और उसके रिपरकशन में बी भी ए को हिट कर देता है, ठीक है, तो वो एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। अब इट मीन्स रॉन्ग डज नॉट एक्सक्यूज, एक रॉन्ग दूसरे रॉन्ग को एक्सक्यूज नहीं देता। यहाँ पे आप प्लीज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है उसे बीच में मत लाइएगा, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आपको ये पढ़ाया गया है लॉ ऑफ क्राइम के वीडियोज में, वहाँ पे लॉ ऑफ क्राइम के वीडियोस में जहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस पढ़ाया गया है, वहाँ पे अगर ए बी को हिट करता है, उसके रिपोर्टेशन में बी ए को हिट कर देता है, तो इट विल बी अ एक्सक्यूज। No one is entitled to take the law into his or her own hands, and therefore no one is entitled to commit a wrong in return for a wrong inflicted on him or her. If a person commits a wrong, the wrong which he suffered will not excuse or exculpate him from the consequence of her doing. However, law takes into consideration the provocation given on wrong inflicted in mitigation of penalty imposed on the person who under such circumstances commits a wrong in such cases। यहाँ पे हम जो ये एक्सक्यूज की बात कर रहे हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं।
In some cases, law even allows one injury to be set off against the other. ठीक है? That's a different matter. Right of private defense. Here we are concerned with this maxim, and this maxim says wrong does not excuse a wrong. अगर आप कोई एक wrong करते हैं और कोई आपके लिए wrong करता है और आप उसके लिए अगर wrong कर देते हैं in return, तो वो नहीं माना जाएगा कि आपका wrong नहीं है. It won't excuse your wrong. नेक्स्ट इज इंट्रावायरस. इंट्रावायरस मतलब होता है विद इन द पास. एक और हम शब्द पढ़ते हैं अल्ट्रा वायरस. वायरस उसका मतलब होता है बियॉन्ड द पास. ओके, इंट्रा इज विद इन द पास, दैट इज बियॉन्ड द पास. इंटरविवोस इसका मतलब होता है बिटवीन द लिविंग. ओके, इंटरविवोस इज अ लीगल टर्म रेफरिंग to a transfer or gift made during one's lifetime as opposed to a testamentary transfer. Testamentary transfer का मतलब होता है कोई भी गिफ्ट जो कि डेथ के बाद इफेक्ट में आए. ठीक है, आफ्टर डेथ इज टेस्टामेंट्री. लिविंग पर्सन के बीच में होता है, तो दैट इज इंटर वाइवोस. इप्सो फैक्टो, it is by the facts itself, which means that a specific phenomenon is a direct consequence, a resultant effect of the action in question instead of being brought about by a previous action. ठीक है, ipso facto का मतलब होता है by fact itself. Money laundering, the act is not ipso facto illegal. Money laundering का मतलब होता है पैसों का लेन देन, पैसों का देना, वो अपने आप में ipso facto illegal नहीं है. लेकिन अगर वो एक्ट कोई हवाला ट्रांजैक्शन से किया जाए या किसी एक्ट को कवर करने के लिए किया जाए तो वो एक इलीगल एक्ट बन जाता है. बट इप्सो फैक्टो बाय इट्स ओन इट इज नॉट अ इलीगल एक्ट. जस्ट जेंटियम. ठीक है, जस्ट जेंटियम का मतलब होता है सिस्टम ऑफ लीगल डिसिप्लिन और लीगल ऑर्डर कंसिस्टिंग ऑफ सर्टेन लीगल डॉक्ट्रिन एंड precepts that serves to govern and manage relationship between nations. ये इंटरनेशनल लॉ का टर्म है. इंटरनेशनल लॉ को ही रिप्रेजेंट करता है. अगर कोई भी ऐसे कोई एक्ट्स बनाया जाता है जो कि गवर्न करेंगे या बाइंड करेंगे दो नेशंस को, दो कंट्रीज को, तो उसे बोला जाता है जस्ट जेंटियम. अ बॉडी ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय अ नेशन दैट इज बाइंडिंग एंड गवर्न देयर रिलेशंस विद अदर ईच अदर. लेक्स फोरी. लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ फोरम. ठीक है, या लॉ ऑफ कोर्ट. लेक्स फोरी will govern the procedural aspect of how the court operates. एविडेंस एक्ट जो है, it's a very good example of लेक्स फोरी. ठीक है, एविडेंस एक्ट. व्हाई? बिकॉज हमारे इंडिया में जो भी कोर्ट में प्रोसीजर चलेगा एविडेंस लेने का, वो एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा. ठीक है, इट गवर्न्स एंड इट इज अ प्रोसीजरल लॉ. दूसरा शब्द जो कि लेक्स फोरी के ही जैसा है, लेक्स लोकी, इसे बोलते हैं लोकल लॉ या लॉ ऑफ द लैंड. इट मीन्स द लॉ ऑफ द प्लेस, उस प्लेस का लॉ. जैसे कि सब्सटैंटिव लॉ, इंडिया का सब्सटैंटिव लॉ क्रिमिनल में क्या है? इट इज आईपीसी, इंडियन पिनल कोड. सो इट इज अ लेक्स फोरी ऑफ इंडिया. The law of the state or the law of the nation where the matter in litigation transpired, lex loci, being the notion that the right of parties to the legal proceedings are governed by the law of the place where those right arose. अगर इंडिया में कोई एक्ट हुआ है जिससे थेफ्ट हुआ है तो वो आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशेबल होगा. The parties must be competent according to the lex loci contractus or the law where the contract was concluded. जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ है वहाँ का लॉ अप्लाई होगा पार्टीज पे. लीज पेंडेंस का मतलब होता है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द लॉसूट. A reference to the jurisdiction or control that court obtain over property in a suit awaiting action. A notice filed in the office of public records that the ownership of real property is subject of the legal controversy and that anyone who purchases it takes it subject to any claim asserted in action and thereby its value might be diminished. ठीक है, so लीज पेंडेंसी का मतलब होता है लॉ सूट के चलने के दौरान, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लॉ सूट. सपोज इसका सेंटेंस के से मैं एग्जांपल दूं तो अगर सपोज एक प्रॉपर्टी है
ठीक है, वो डिस्प्यूटेड है, तो जब तक उस पर डिस्प्यूट चलेगा उस पर स्टे लग जाएगा. तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट दैट प्रॉपर्टी विल बी स्टेड, दैट इज लीज पेंडेंस. Malus animus, where one person has acquired property in consequence of his fraud upon another, equity converts him into a constructive trustee for the benefit of the person who has been injured by the fraud. Excuse me, there's a voice coming. Let me close the door. Yeah. So here, let me give you an example for the same. Suppose A and B टू ब्रदर्स हैं, बी की डेथ हो जाती है और बी का एक सन है जो कि अभी माइनर है, ओके, एंड ए बी की प्रॉपर्टी ले लेता है. तो इन दैट केस इक्विटी ए को, क्योंकि ए ने उसकी प्रॉपर्टी फ्रॉड से ली है, इक्विटी ए को इस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बना देगी और ए को जो उसका बेनिफिशियरी उसका सन है वो प्रॉपर्टी उसके सन को देनी पड़ेगी. दैट इज malus animus. Whoever acquires the property by fraud of another, तो इक्विटी उसको उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बना देगी एंड दैट इज malus animus. नेक्स्ट, nemo det qui non habet. इसका मतलब होता है no one gives what he doesn't have. If I don't have the title of respective property or any goods, I cannot give it to anybody, right? It is a legal rule sometimes called nemo dat rule. इसको nemo dat rule भी बोला जाता है. That states that a purchase of a possession from someone who has no ownership right to it also denies the purchaser only ownership title. In other words, no one cannot transfer more right than he has. If I have a certain right over certain property, I can transfer that right only. अगर मेरे पास यूज करने का राइट है, बेचने का राइट नहीं है, तो मैं यूज करने का राइट ही ट्रांसफर कर सकती हूँ, बेचने का राइट ट्रांसफर नहीं कर सकती. नेक्स्ट इज नेमो डेबिट विस vexari pro una it idem quasi. A man shall not be vexed twice. Vexed twice का मतलब होता है punished twice. फॉर वन एंड द सेम कॉज, एक कॉज के लिए उसे फिर से पनिश नहीं किया जाएगा. डबल जीपार्डी का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब डबल उसको जेबटाइज नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा. सेम कॉन्सेप्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में दिया गया है. एंड भारतीय दंड संहिता मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सॉरी दैट इज आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 300 में दिया गया है. ओबिटर डिक्टा, देखिए इसको मैं समझाती हूँ. देयर आर टू वर्ड्स, ओबिटर डिक्टा एंड रेशियो रेसेंडाई. एक जजमेंट होता है, आपने देखा होगा बहुत 10 लाइक 100 पेज के 200 पेज के भी जजमेंट आते हैं. तो जो जजमेंट जो लास्ट के कुछ पेजेस होते हैं वो होते हैं रेशियो, या कुछ पैराग्राफ्स होते हैं वो रेशियो डेसेंडाई. ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे ये सॉरी. एंड जो इनिशियल पेजेस होते हैं दोज आर ओबिटर डिक्टा. दीज पेजेस आर नॉट हैव बाइंडिंग इफेक्ट. इनिशियल पेजेस का कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ रेशियो का बाइंडिंग इफेक्ट होता है. बाइंडिंग इफेक्ट से मेरा मतलब ये है कि इंडिया में हम प्रेसिडेंट्स रूल अप्लाई करते हैं. प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम जो सब्सिक्वेंट केसेस होते हैं इनमें हम जो ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस होते हैं उन्हें कोर्ट करते हैं, है ना. आपने जजमेंट्स देखे होंगे, तो उनमें पुराने जो जजमेंट्स होते हैं हायर कोर्ट्स के, उनको कोर्ट किया जाता है. तो जो कोर्ट करते हैं वो इस चीज को जो कि उसमें डिसीजन आया उसे कोर्ट करते हैं, ना कि इस चीज को जो कि सिर्फ इस डिसीजन को लाने के लिए कोर्ट का एक डिस्कशन था. ठीक है. So this part of the judgment is called obiter dicta and this part of the judgment which has a binding authority called ratio decidendi. Something that is said in passing. Okay, passing reference में जो remarks दी गए हैं उसे बोलते हैं obiter dicta. A judge's expression of opinion uttered in the court or in a written judgment but not essential to the decision. Okay, and therefore
नॉट लीगली बाइंडिंग एज अ प्रेसिडेंट, उसे एज अ प्रेसिडेंट लीगली बाइंडिंग जो चीजें नहीं है वो है ओबिटर डिक्टा एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द जजमेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, द सुप्रीम कोर्ट इन ट्रिपल तलाक जजमेंट सेड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक इज नॉट फॉलोड एंड इज बैंड इन पाकिस्तान व्हिच इज इस्लामिक कंट्री। दिस इज अ स्टेटमेंट जस्ट इन रेफरेंस, दिस इज अ पासिंग स्टेटमेंट सेड बाय द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एंड it is a obiter dicta, it is not the ratio of the judgment. Next is peri delicto. This is a legal principle that if two parties in dispute are equally at fault, then the party in possession of the contested property gets to retain it. ठीक है, A and B दोनों इक्वली फॉल्ट पे हैं बिकॉज ये प्रॉपर्टी जिस पे दोनों अपना हक जता रहे हैं वो प्रॉपर्टी Z की है। तो अभी जिसकी भी पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है वो उसे रिटेन करेगा टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट एंड दैट इज पेरी डिलिक्टो। पेरीमेटेरिया, पेरीमेटेरिया का मतलब होता है अपॉन द सब्जेक्ट, यूज्ड टू रेफर टू स्टैट्यूट्स which were enacted at different times but pertaining to the same subject or object. The two statutes are in perimeteria as they both share the same, कोई भी चीज अगर सेम ऑब्जेक्ट शेयर करती है राइट, सो उसे बोलेंगे पेरीमेटेरिया। देखिए एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था, तो अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सारा डेफिनेशन नहीं डिस्क्राइब है एंड वहाँ पे ये लिख दिया गया है एक सेक्शन बना के कि जो भी डेफिनेशंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डील हुई है वो सेम की सेम डेफिनेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे भी अप्लाई होंगी एंड दैट इज पेरीमेटेरिया। व्हाई? बिकॉज बोथ द एक्ट्स शेयर द सेम ऑब्जेक्ट। पेरी पैसू का मतलब होता है ऑन द इक्वल फुटिंग, ओके, इक्वल स्टेप, इक्वल फुटिंग, रैंकिंग इक्वली, हैंड इन हैंड, equal force, moving together fairly and without partiality. These all are kind of synonyms of the word pari passu. Next is per incurium. It is a Latin term which means throw back, throw lack of care. अगर आपने कोई भी काम बिना लैक ऑफ केयर का किया है तो इसे बोलेंगे पर इंक्यूरियम। अगर कोई डिसीजन ऑफ द कोर्ट आता है जो कि पर इंक्यूरियम होता है, मतलब उस डिसीजन को लाते वक्त अगर कोर्ट ने प्रॉपर केयर नहीं रखी है तो वो बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होगी उस जजमेंट की एंड उस डिसीजन की कोई फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स नहीं होगा। अ डिसीजन दैट फाउंड्स टू हैव बीन डिसाइडेड पर इंक्यूरियम डज नॉट हैव टू बी फॉलोड एज प्रेसिडेंट। अगर कोई भी पर इंक्यूरियम जजमेंट है तो वो लोअर कोर्ट जैसे प्रेसिडेंट यूज नहीं करेगा। In criminal cases, a decision made per incurium will usually result in the conviction of being overturned. अगर कोई per incurium judgment होता है तो उसे criminal cases में conviction जो है उसे overturn, उसे set aside कर दिया जाता है, change कर दिया जाता है because that judgment is per incurium, it has not been decided by taking proper care. The decision of the lower court was set aside as it was per incurium. It is a sentence. Persona non grata. It means a person not appreciated and unaccepted or unwelcome person. जिस व्यक्ति का आने से खुशी ना हो, जो अनवेलकमिंग पर्सन हो उसे बोलते हैं persona non grata. Very good example, Dalai Lama is persona non grata in China. चाइना में उनको आने नहीं दिया जा रहा है, उनको उनका आना वेलकम नहीं किया गया चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे बोला जाएगा persona non grata. प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट एलोकेशन, ये शेयर्स के केस में यूज होता है। कोई भी शेयरिंग जो कि प्रोपोर्शनली होती है उस केस में दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड इज टू बी यूज्ड प्रो राटा. It is a term used to describe a proportionate allocation. It is a method of assigning an amount to a fraction, okay, according to a share of the whole. जितना शेयर उस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होना अमाउंट का. फॉर एग्जाम्पल अगर दो पार्टनर्स ने 60 और 40 के रेशियो से किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो जो उनका प्रॉफिट होगा वो भी 60 एंड 40 के रेशियो से डिवाइड होगा. पैंक्टम टेम्पोरस, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इट मीन्स अ पॉइंट ऑफ टाइम एन इंडिविजुअल पीरियड ऑफ टाइम, कोई छोटा स्पेन ऑफ टाइम, दैट इज point of time या panctus temporis. We can only attempt to grasp the idea that such a panctus temporis या point of time in life is inevitable. Okay. Quantum remifactus का मतलब होता है
इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द अमाउंट ऑफ डैमेजेस सफर्ड। ओके, सो दो टाइप के डैमेजेस होते हैं, एक होते हैं लिक्विडेटेड, एक होते हैं अनलिक्विडेटेड। ओके, सो इन जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, लिक्विडेटेड का मतलब होता है फिक्स्ड। ओके, इसका मतलब होता है जो कि फिक्स नहीं है, राइट। तो उनको जो उनका जो कैलकुलेशन किया जाता है दैट इज क्वांटम रेमिफैक्टर्स, कितना डैमेज हुआ, ठीक है, वो पता करना। इन सिविल केसेस क्वांटम रेमिफैक्टर्स आर डिसाइडेड, कौन डिसाइड करता है कितना डैमेज सफर हुआ? कोर्ट ऑफ लॉ। क्विड प्रो मीन्स समथिंग फॉर समथिंग, exchange of goods and services, a favor for favor. रेशियो डेसिंडाई मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वो पार्ट होता है जजमेंट का जिसकी ऑपरेशनल वैल्यू होती है और जो एज ए प्रेसिडेंट फर्दर केसेस में रेफर किया जा सकता है, दैट इज रेशियो डेसिंडाई, a legal principle upon which the decision in a specific case is founded. The ratio decidendi is also known as rationale for a decision and refers to that part of judgment which is delivered at the end of the case explaining the reason for the decision. ये generally decision का reason होता है। ओके, एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। ट्रिपल तलाक जजमेंट, द पैराग्राफ इन विच द सुप्रीम कोर्ट सेड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वेरी हाई प्रोफाइल जजमेंट, मैंने जजमेंट के जो वीडियो है उसमें इसको पढ़ाया भी है, उसमें बोला गया कि ट्रिपल तलाक जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ये जो पार्ट है ये रेशियो है। गिविंग डिटेल्ड रीजन फॉर द सेम इज सेड टू बी अ रेशियो डेसिंडाई ऑफ द केस। रेस इप्सा लिकेटर, इसका मतलब होता है थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, घटनाएं अपने बारे में बताती हैं। The rebuttal presumption or inference that the defendant was negligent, which arises upon proof that the instrumentality or condition causing the injury was in the defendant's exclusive control and that the accident was one that ordinarily does not occur in the absence of negligence। ठीक है, तो ये जो घटना है ये अपने बारे में बता रही है। इसको एग्जाम्पल के तौर से समझिए। एक केस लॉ हुआ था एमसीडी वर्सेस सौभाग्यवती। इसमें हुआ ये था कि कोई बिल्डिंग थी जिसकी कंडीशन, जो कि गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, की कंडीशन डेटेरिएट हो रही थी और वहाँ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था उसने उसकी केयर नहीं की और वन डे दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग फॉल्स और उससे इंजरी कॉज होती है। तो जो अगर उस बिल्डिंग की जो केयर ना होना एमसीडी के द्वारा, इट्स अ नेग्लिजेंट एक्ट एंड जो भी वो वहाँ पे इंजरी कॉज हुई लोगों को, इट्स अ थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ, दैट कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग वाज स्पीकिंग इन इटसेल्फ दैट ऐसा तो कुछ होगा ही। So that is res ipsa loquitur. Sign die without fixing a date, इसका मतलब होता है किसी ऐसी adjournment होना। adjournment का मतलब होता है नेक्स्ट डे के लिए किसी चीज को फिक्स होना। Sign die, adjournment sign die का मतलब होता है बिना किसी डेट को फिक्स किए। When adjournment is granted, sign die in a court, this means the court has neglected to assign a specific date. कोर्ट ने नेग्लेक्ट किया कि मैं कोई डेट फिक्स नहीं, हम कोई डेट फिक्स नहीं करेंगे। ये मैटर अब फ्यूचर में कभी भी पुट अप होगा, लिया जाएगा, बट कोई इनडेफिनेट पीरियड फिक्स किया गया, कोई डेफिनेट ये नहीं कहा गया कि हाँ उस मंथ की उस तारीख को एक मैटर टेकअप किया जाएगा। इट कुड court can take up at any point of time. It could be after 10 days, it could be after 10 months. So that is sign die without fixing any particular date. टर्पिस आर्बिटर, इसका मतलब होता है करप्ट जज। देखिए नेक्स्ट देखिए टर्पिस क्वाजा, ठीक है, और इसका मतलब होता है इमोरल कॉज। टर्पिस आर्बिटर करप्ट जज, टर्पिस क्वाजा इमोरल कॉज। तो देखिए करप्शन इज अपने आप में, करप्शन जो वर्ड है करप्ट वो इमोरल है ना। तो इससे हमें ये पता चला कि टर्पिस का मतलब ही कुछ इमोरल होता है, राइट। तो यहाँ पे टर्पिस आर्बिटर दैट इज करप्ट जज। Such turpis arbiters are very bad for the legal system of the country. Very good sentence. अगर कोई भी जज होगा जो कि करप्ट होगा तो वो कभी न्याय नहीं दे पाएगा, जस्टिस नहीं कर पाएगा। So they are very bad for the country. Turpis quasi is immoral act used to refer a immoral या तो illegal consideration underlying a contract which will have the effect of rendering the contract void. ऐसा कोई illegal act जिससे contract
void हो जाए. The contract was for the purpose of paying bribe. अगर कोई contract हुआ bribe देने के purpose से public servant को, तो वो immoral act कहा जाएगा. UB just ibi remedium. इसका मतलब होता है where there is a right there is a remedy. अगर कहीं पे भी legal आपका right है तो आपकी legal remedy बनती ही बनती है. The basic principle contemplate in the maxim is that when a person's right is violated, the victim will have an equitable remedy under the law. अगर किसी person का right violate होता है तो उसकी remedy भी equitable remedy भी होती है. The maxim also states that the person whose right is being infringed has a right to enforce the infringed right through any action before a law. All law courts are also guided with the same. जितने भी law courts हैं वो इसी principle से guide होते हैं. ठीक है. You be just ibi remedium where there is a right there is remedy. अगर कोई भी आपका right है तो आपकी remedy बनती ही है in front of court of law. अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स. मैंने पहले भी पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको एक और शब्द पढ़ाया था इंट्रा वायरस, मतलब विद इन लॉ, एंड अल्ट्रा वायरस इज बियॉन्ड लॉ. If an act requires legal authority and it is done with such authority, it is characterized in law as intra-virus. अगर कोई एक्ट जिसको लीगल अथॉरिटी से किया जाना चाहिए था और वो लीगल अथॉरिटी से ही किया जा रहा है तो उसे बोला जाएगा कि इट इज इंट्रा-वायरस, इट इज विद इन द पावर्स और विद इन द अथॉरिटी. नेक्स्ट इज वाइकेरियस लायबिलिटी. सो इस मैक्सिम को का मीनिंग नहीं पूछा गया, मीनिंग ऊपर दिया गया. ठीक है, 2009 क्लास में, और पूछा गया कि ये क्या है, इससे कौन सी लायबिलिटी है. डॉट का ये सवाल है. When the master is held liable for the wrongful act of his servant, the liability. अगर master या employer अपने servant के act के लिए liable होगा जो कि course of employment में किया गया है, तो उस liability को क्या कहा जाएगा? Vicarious liability कहा जाएगा. Vicarious liability refers to a situation where someone is held responsible for the actions or omission of another person in a workplace context. An employer can be held liable for the act or omission of the employee. अगर कोई employee course of employment में कोई गलती करता है तो उसके लिए employer liable होगा, that is vicarious liability. Void ab initio. It means to be treated as invalid from a very beginning. ठीक है, मैंने आपको पहला शब्द क्या बताया था? ab initio. और मैंने मीनिंग क्या बताया था? That's very beginning. Void ab initio का मतलब कोई भी चीज जो उसके इंसेप्शन से ही void है. Volenti not fit injuria. It is a common law doctrine which means if someone willingly place themselves in a position where harm might result, knowing that some degree of harm might result, they are not able to bring a claim against the other party in tort. Example, a person watching cricket match is assumed to have given content that a ball hit by a batsman may strike him and he might get injured. In other words, damages suffered by कंसेंट इज नॉट अ कॉज ऑफ एक्शन. देखिए, अगर आपने किसी डैमेज को सफर करने की कंसेंट दी है, अगर आपने वॉलंटरली ये कहा है कि मैं इस डैमेज को सफर करने के लिए कंसेंट देता हूं, तो फिर आपका वो माना जाएगा कि इट इज अ वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया. आपको कोई इंजरी होती है तो माना जाएगा कि उस इंजरी के लिए आपने कंसेंट दी. सपोज आप किसी स्टेडियम में जाते हैं, वहां से टिकट परचेज करते हैं क्रिकेट मैच खरीदने की, और आपको एक बॉल हिट कर जाती है, राइट? सो देयर इट इज प्रिज्यूम दैट, क्योंकि टिकट पे ये कंडीशंस मेंशन भी होती हैं दैट ऐसा कुछ हो सकता है, एंड बाय परचेसिंग दैट टिकट यू योरसेल्फ कंसेंटेड टू द हार्म कॉज्ड. ठीक है, आपने खुद ही ये कंसेंट किया कि हाँ, मुझे कोई हार्म कॉज हो सकता है, कोई डैमेज कॉज हो सकता है, और मैं उसके लिए कंसेंट दे रहा हूँ. Thanks and all the best. Do watch this video as many as time you can. Make a note out of it. अगर आप इससे one liner notes बना लेते हैं तो आपके revision में help होगा. So make that. Do watch it even after the exam. It will help you out in your whole law course journey. Thanks.